हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम डिटर्मिनेंट के संबंधित हमने ढेर सारे इम्पोर्टेंट सवाल आपके लिए लेके आए हैं और ये सभी सवाल प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल हैं। इससे पिछले लेक्चर में भी हमने कुछ सवाल आपको बताया था। उसमें हमने आपको बताया था एक्सियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का और यूनिट मैट्रिक्स, वेक्टर डायगोनल मैट्रिक्स, जितने भी थे हमने सभी का वहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया था। आज जितने भी सवाल आप यहाँ पे देख रहे हैं सभी प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल हैं। देखिए ऊपर लिखा हुआ है बिना प्रसार किए निम्न प्रश्नों को सिद्ध कीजिए, यानी आपको प्रसार नहीं करना। इस बार जो भी सवाल आप देख रहे हैं अभी देखेंगे हम प्रसार नहीं करेंगे और सारे सवालों को सिद्ध कर देंगे। यदि आपको प्रॉपर्टी याद है तो याद हो आपको पिछले लेक्चर में हमने आपको प्रॉपर्टी साड़ी की बताया था, शायद 10 प्रॉपर्टी हमने बताया था आपको। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज करेंगे और अब देखिएगा सारे सवालों को कैसे सिद्ध करते हैं। लेकिन बस यही बात है कि प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। हमने उस क्लास में भी बोला था कि प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको प्रॉपर्टी याद करना ही पड़ेगा। डिटर्मिनेंट में जो सवाल बोर्ड में बनते हैं वो प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल ही आते हैं, इसलिए आपको प्रॉपर्टी याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं 1 बाय 1 सवाल। पहला सवाल को जीरो सिद्ध करना है, प्रॉपर्टी यूज करना है। ज़रा देखिए तो इसका दूसरा वाला रो कंप्लीटली जीरो है। दूसरा रो देखिए क्या लिखा है, 0 0 0। और वहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी बताया था, शायद पहली प्रॉपर्टी थी कि यदि किसी सारणी की कोई एक पंक्ति, कोई एक रो या कोई एक कॉलम कंप्लीटली जीरो हो जाए तो उस सारणी का मान जीरो हो जाता है। तो आप यही लिख देंगे कि हम जानते हैं किसी सारणी की एक पंक्ति पूरी शून्य हो तो उस सारणी का मान जीरो हो जाता है, अतः इस सारणी का मान जीरो हो गया। तो कारण समझ में आ गया, आप इसको प्रसार करके चेक भी कर सकते हैं। तो पहले कारण क्या है कि रो कंप्लीटली जीरो है। दूसरा सवाल क्या कहता है, देखिए इसमें देखिए तो पहला कॉलम, इसमें पहला कॉलम C1 और तीसरा कॉलम C3 देखिए एग्जैक्टली सेम है। और ये भी एक प्रॉपर्टी हमने बताया था, प्रॉपर्टी शायद 4 थी। देखिए अगर नंबर से मतलब नहीं है, प्रॉपर्टी ये था कि यदि किसी सारणी की कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल का मतलब सेम टू सेम, तो उस सारणी का मान जीरो होता है। आप लिख देंगे एग्जाम में, हम जानते हैं करके पूरा प्रॉपर्टी। और देखिए यहाँ पे C1 बराबर C3 है, इसलिए इस सारणी का मान जीरो हो जाएगा। बस प्रॉपर्टी लिखना है। तीसरा सवाल जरा देखिए तो तीसरा सवाल कह रहा है कि इस सारणी का मान जीरो लाना है। अब देखिए इस सवाल के लिए हम 2 प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी हमने आपको 5वां बताया था कि यदि किसी सारणी की कोई दो रो या कोई दो कॉलम के अनुपात बराबर हो, सेम रेशियो में हो, तो उस सारणी का मान जीरो हो जाता है। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये R1 और ये R1 और R3 के ईच करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का अनुपात देखिए तो -3/-9, 1/3 और 0/0, यानी इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके बराबर आ रहा है। 3 से मल्टीप्लाई करने में देखिए ये 1/3, यानी कहने का मतलब कि अगर हम R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 गुना है, ये R1 का 3 गुना R3 है। तो इसका मतलब ये है कि सेम रेशियो में है, तो उस प्रॉपर्टी से इसका मान जीरो सिद्ध हो गया। या आप चाहें तो हमने आपको कॉमन निकालना सिखाया था, वो शायद प्रॉपर्टी नंबर 7 थी कि किसी सारणी से कोई नंबर कॉमन कब होता है, याद करिए, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कोई नंबर यदि कॉमन है तो वो सारणी के बाहर हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो R3 में कुछ कॉमन है, R3 से आप 3 कॉमन निकाल सकते हैं, 3 कॉमन निकाल सकते हैं R3 से। तो बाकी R1 R2 नो चेंज। तो देखिए R1 वही लिखा है, R1 R2 नो चेंज। और जब यहाँ से आप 3 कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा -3, ये 1 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। देखिए हमने 3 बाहर निकाल लिया। और जैसे आपने ये काम किया जरा देखिए तो R1 और R3 बराबर हो गए, R1 बराबर R3 हो गया। और फिर वही बात, यदि दो रो या दो कॉलम सेम हो तो उस सारणी का मान
जीरो हो जाता है। तो इस सारणिक का मान हो गया जीरो, तो 3 इंटू जीरो बराबर जीरो, प्रूफ हो गया। तो आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दो प्रॉपर्टी लग गई, एक कॉमन निकालने वाली प्रॉपर्टी और दूसरा दो रो बराबर, तो उस सारणिक का मान जीरो। कॉमन के लिए हमने बताया था कि वेरी इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स में कॉमन कब आता है कोई नंबर, जब प्रत्येक एलिमेंट में कॉमन हो तब बाहर आता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में कोई नंबर कॉमन कब आता है, एक रो में हो या एक कॉलम में हो कॉमन हो जाता है। तो यहाँ पे 3 कॉमन हमने निकाला, तो जैसे ही कॉमन निकाला तो R1 और R3 दोनों बराबर हो गए। तो इस कारण से प्रॉपर्टी नंबर शायद 4 है, उस कारण से इस सारणिक की वैल्यू 0 हो गई। तो ये तीसरा सवाल हो गया प्रॉपर्टी बेस्ड। कोई हमने इसमें देखिए प्रसार नहीं किया, ना R1 के सापेक्ष प्रसार किया, ना R2, कोई किसी के सापेक्ष प्रसार नहीं किया। चौथा सवाल देखिए, एक डिटर्मिनेंट ये दिया है, एक डिटर्मिनेंट ये दिया है, कह रहा है इसके बराबर ये आप ला दीजिए, लेकिन प्रसार नहीं करना है आपको। ज़रा देखिए तो पहली सारणिक क्या है, A B C और इसका सेकंड रो है X Y Z और P Q R। इस डिटर्मिनेंट को इसके बराबर ला देना है, प्रसार कहीं नहीं करना है। देखिए हम क्या करेंगे, इसके जरा इसका पहला रो देखिए तो ए बी सी पहला रो, और यही ए बी सी देखिए इसे कॉलम में चला गया है, भले ऊपर नीचे है लेकिन कॉलम में है। और इसका दूसरा रो देखिए एक्स वाई जेड, ये रो में है, और देखिए यही एक्स वाई जेड कॉलम में चला गया है। तो हल्का सा हिंट यहाँ पर यह मिल रहा है कि हम सारे रोज को कॉलम में चेंज कर दें। और आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी बताई गई थी कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के सभी रो को कॉलम बना दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम और थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम। तो दोनों बराबर होगा, लिख दोगे प्रॉपर्टी सामने कि हम जानते हैं कि सारणिक के सभी पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया जाए तो मान नहीं बदलता है, कारण आप सामने लिख दोगे। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, अब हम C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज करेंगे। क्यों, ज़रा देखिए तो x यहाँ पे पहले कॉलम पे है, अगर देखा जाए तो x कहाँ पे है, फर्स्ट कॉलम में है और वहाँ पे सेकंड कॉलम में है। तो हम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना चाहते हैं। क्या करेंगे हम इस बार, अभी हमने क्या किया है, सारे रो को कॉलम बनाया है। अब हम क्या करेंगे कि C1 और C2 को इंटरचेंज करेंगे, C1 और C2 को इंटरचेंज करेंगे। तो क्या बनेगा, चलिए इसको आगे लिख देंगे, C1 और C2 को इंटरचेंज करेंगे। तो जो C2 है वो C1 बन जाएगा X Y Z और ये बन जाएगा A B C, और जो C3 है वो नो चेंज है, P Q R नो चेंज। हमने क्या किया, C1 C2 को चेंज किया है। और ज़रा बताइए तो जब किसी दो रो या किसी दो कॉलम को आपस में चेंज करते हैं तो क्या होता था, उनका चिन्ह बदल जाता था। तो ये हो जाएगा इसके निगेटिव के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए x फर्स्ट कॉलम में तो आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए ये सेकंड रो में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब की बार R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दें। क्या करें, R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दें। तो देखिए इसी को उठा के हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, R1 और R2 को चेंज कर दें। क्या कर दें, R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दें। R1 को बना दीजिए R2, ये बना दिया X A P, R1 आ गया यहाँ पे, और इसको पहुँचा दीजिए ऊपर Y B Q और R3 नो चेंज। देखिए ना, R1 और R2 को चेंज करना था तो R3 नो चेंज, R3 जैसे लिखा वैसे लिख दीजिए। और ऐसा करने पे क्या होता है, जब किसी दो रो या किसी दो कॉलम को चेंज करते हैं तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है भैया। और देखिए यहाँ पे चिन्ह माइनस में था तो देखिए ये प्लस में आएगा, बराबर लगा दीजिए, बस ये प्लस में आ गया। और देखिए ना, ये तो प्रूफ करना था, देख लीजिए Y B Q X A P Z C R प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आपका ये RHS आ गया है। देखिए हमने LHS से शुरुआत किया, RHS ला दिया। कितनी प्रॉपर्टी लगाया, 3 स्टेप लगाया। पहले हमने क्या किया, सारे रो को कॉलम बना दिया, फिर हमने क्या किया, C1 और C2 को इंटरचेंज किया, और फिर हमने क्या किया कि R1 और R2 को इंटरचेंज किया। 3 स्टेप में RHS हमारा मिल गया, विदाउट एनी एक्सपेंशन, कोई प्रसार हमने नहीं किया। ठीक है, ऐसे ही और सवाल देखते हैं। 5वां सवाल जरा देखते हैं। प्रसार कहीं नहीं करेंगे और सब हम प्रूफ कर देंगे। तो कभी कभी 1-2 नंबर में ये सवाल आते हैं,
लिखा रहता है बिना प्रसार के वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए 5th नंबर सवाल क्या है, एक डिटरमिनेंट दिया है x प्लस वाई z1 y प्लस जेड x1 और z प्लस x y1। इसकी वैल्यू 0 के बराबर लाना है। इसकी वैल्यू कितना लाना है, 0 के बराबर लाना है और प्रसार नहीं करना है। प्रसार आप करेंगे तो 0 तुरंत मिल ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको प्रसार नहीं करना है। याद करिए एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी 8वां नंबर, जो हमने प्रॉपर्टी वाले क्लास में बताया था आपको, देखिएगा उस लेक्चर में 8वें नंबर की प्रॉपर्टी हमने कहा तो वेरी इंपॉर्टेंट, हमने कहा था वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें क्या था कि किसी भी रो में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके आप दूसरे रो में जोड़ सकते हैं, या यही नियम कॉलम के लिए भी होता है। हमने कहा था कि वहाँ पे आप ये काम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, किस में मल्टीप्लाई करना है, किस में जोड़ना है। ऐसा करने से कुछ फ़ायदा होना चाहिए, और फ़ायदा आप समझिएगा, फ़ायदा इन द सेंस, देखिए 2 तरह से फ़ायदा होता है। एक, ऐसा करने में कुछ कॉमन मिल जाए तो फ़ायदा है हमारा, कुछ कॉमन मिल जाए, बाहर निकाल लें, और जैसे बाहर निकालेंगे तो अंदर की क्वांटिटी छोटी हो जाती है, तब फ़ायदा होता है। और या तो 0 ज़्यादा शामिल हो जाए, डिटर्मिनेंट के अंदर जितना हम 0 शामिल कर लें उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। और या तो फिर एलिमेंट सेम हो जाए तो भी फ़ायदा होता है। तो यही कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हम निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ज़रा देखिए तो क्या करना है हमें। यहाँ पे देखिए R1 लिखा है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, और R2 लिखा है जेड एक्स वाई। अगर आप इसमें R1 और R2 को जोड़ दें, अभी हम आपको सिखा रहे हैं क्या करना है। अगर हम R1 के स्थान पर R1 और R2 को जोड़ के लिख दें तो ज़रा मन में कैलकुलेट करिए कुछ मिल रहा है क्या। जब आप, अब जोड़ने का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ईच संगत अवयव को जोड़ना है। जैसे पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा, तो पहले मन में जोड़िए। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड मिला। क्या मिला, ज़रा ऐसे रफ में लिख के देखिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे ये सेकंड देखिए फिर वही मिल रहा है x वाई जेड, फिर वही मिल रहा है x वाई जेड मिल रहा है। और ऐसे ही देखिए तीसरे में भी x वाई जेड मिल रहा है। इसका मतलब कि जोड़ने पर सेम क्वांटिटी मिल रही है। R1 के तीनों एलिमेंट सेम हो जाएंगे, और जब सेम हो जाएंगे भैया तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्या फ़ायदा मिलेगा, आप उसको कॉमन निकाल सकते हो। ये सब दिमाग में होना चाहिए कि ऐसा करने से सेम मिल जाए, या 0 मिल जाए, या संख्या छोटी हो जाए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तब हम कहते हैं कि हाँ फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसा करने से देखिए फ़ायदा हो रहा है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी, वही 8वीं नंबर वाली प्रॉपर्टी है, किसी रो में किसी से मल्टीप्लाई करके। अब आप कहो कि आपने मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं। भैया हमने मल्टीप्लाई किया है, हमने R2 में 1 से मल्टीप्लाई किया है। क्या एक संख्या नहीं होती क्या, हमने R2 में 1 से मल्टीप्लाई किया, और 1 से मल्टीप्लाई करने में जेड एक्स वाई ही रहे, कोई चेंज नहीं होगा। और फिर हमने R1 में जोड़ दिया, और किसके स्थान पर रखेंगे, R1 के स्थान पर। R1 चेंज होने जा रहा है तो इसका मतलब R2 और R3 नो चेंज रहेंगे। R2 जो लिखा है वही रहेगा जेड एक्स वाई, और R3 नो चेंज ये। लेकिन R1 क्या होने वाला है, R1 की जगह पे R1 और R2 का योगफल, ये R1 R2 जोड़िए डायरेक्ट, तो इनको जोड़ेंगे तो एक्स वाई जेड ये हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। थोड़ा इसको बाद में लिखेंगे हम, नहीं तो दिक्कत होगी। और इसको लिखेंगे तो इन दोनों को ज़रा जोड़िए, तो क्रम से जोड़िए। एक्स वाई जेड यहाँ पर भी आ रहा है, एक्स वाई जेड, और इन दोनों को जोड़िए, यहाँ पर भी देखिए एक्स वाई जेड आ रहा है ये। और बाकी R2 नो चेंज, R3 नो चेंज। ऐसा करने से क्या हुआ, ज़रा पहचानिए भैया इसको आप लोग, बहुत सिंपल है। क्या हुआ इसमें ऐसा करने से, R1 में देखिए x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो गया। एक बात और दिमाग में बैठा लीजिए, सवाल को देखते ही सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या कोई नंबर कहीं कॉमन है क्या। अगर कॉमन है तो सबसे पहले आप कॉमन निकाल लिया करिए, एक बात। और दूसरी बात, कोई भी आप ऑपरेशन लगाते हैं, कोई भी आप प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को लगाने के तुरंत बाद आप देखिए कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा है। अगर कॉमन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉमन ही निकाला करिए। कॉमन निकालने से
फ़ायदा होता है कि अंदर की संख्याएं छोटी हो जाती है। तो देखिए R1 से कॉमन मिल रहा है, R1 से क्या कॉमन मिल रहा है, R1 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, उभयनिष्ठ। तो जब बाहर ये आएगा x प्लस वाई प्लस जेड बाहर आएगा, देखिए अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 1 1 बचेगा, 1 1 1 बचा, और ये R2 तो जो है वही है जेड एक्स वाई, और ये R3 ऑलरेडी 1 1 1 है। ज़रा देखिए तो क्या हो गया, ज़रा देखिए तो क्या हो गया, पहचानिए इसको। क्या हुआ, पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति आइडेंटिकल हुई कि नहीं हुई, सेम टू सेम हुआ कि नहीं हुआ। और फिर वही बात, अगर दो रो सेम हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है। ये लिखा और इसका मान 0 हो गया, कारण आप सामने लिख दोगे क्योंकि R1 और R3 दोनों बराबर हो गए, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इस सवाल को भी प्रूफ कर दिया बिना किसी प्रसार के। पहली कौन सी प्रॉपर्टी लगाया, 8वीं, R1 R2 जोड़ दिया। फिर कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी कौन होती है, कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी हमने कौन सा था बताया था, शायद 7वीं प्रॉपर्टी थी, नंबर पे मत जाइए, हमने वहाँ पे ये सिखाया था कि कोई नंबर कॉमन कब होता है, जब वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कॉमन हो तो बाहर हो जाता है। ठीक है, तो हमने कॉमन लेना भी सिखाया था आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 देखिए, सवाल नंबर 6 क्या है, उसका जो फर्स्ट कॉलम है देखिए √3 प्लस √5 √5 प्लस √7 प्लस √9, और सेकंड कॉलम ये लिखा है, थर्ड कॉलम ये लिखा है। हम इसके LHS लेके फिर शुरू करेंगे। आपको याद हो हमने एक प्रॉपर्टी बताया था, शायद वो नंबर 6 प्रॉपर्टी थी, हमने कहा था कोई एक रो या कोई एक कॉलम दो संख्याओं का यदि योगफल हो तो उस डिटर्मिनेंट को हम दो डिटर्मिनेंट के योग के रूप में लिख सकते हैं। ज़रा देखिए ना, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम दो सारणिकों का योगफल है, दो संख्याओं का योगफल है, तो इस डिटर्मिनेंट को हम दो डिटर्मिनेंट के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। क्या करेंगे हमने मान लीजिए LHS ले लिया, सवाल नंबर 6 का LHS ले लिया, सवाल नंबर 6 का LHS ले लिया। अब इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के योगफल के रूप में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी। कैसे लिखते हैं, किस कॉलम, पहला कॉलम दो संख्याओं का योगफल है तो दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम नो चेंज। याद करिए वहाँ पे हमने रो को लेके तोड़ा था, तो अगर पहले रो को तोड़ना होता था तो दूसरा और तीसरा नो चेंज। यहाँ पहले कॉलम को तोड़ने जा रहे हैं तो दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम नो चेंज। तो दूसरा कॉलम √3 √5 √7 ये यहाँ पर भी रहेगा और यहाँ पर भी रहेगा, दूसरा कॉलम नो चेंज, तीसरा कॉलम आल्सो नो चेंज। चेंज तो वही होता है ना जो दो संख्याओं के योगफल के रूप में लिखा हो, चेंज वही होता है जो दो संख्याओं के योगफल के रूप में लिखा हो। अब देखिए पहला कॉलम बनाएंगे, कैसे बनाते हैं, जो दो संख्याओं का योगफल है उसमें से पहली संख्या पहले में आप लिख दीजिए और दूसरी संख्या को दूसरे में लिख दीजिए। तो √3 √5 √7, देखिए ना √3 √5 √7 पहले में आ गया और जो सेकंड संख्या है √5 √7 √9 वो दूसरे में चला जाएगा। और ऐसा करते ही क्या हुआ जरा देखिए, इसमें C1 और C2 ये दोनों सेम हैं, इसमें C1 C2 सेम हैं और इसमें C1 और C3 देखिए सेम हैं। और दो कॉलम या दो रो यदि सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है। देखिए 0 प्रूफ हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी लगाया, यदि कोई रो दो संख्याओं का योगफल हो तो उसको दो सारणिक में आप तोड़ दीजिए, पहला वो प्रॉपर्टी लगाया और फिर दो कॉलम सेम हो गए तो इस कारण से 0 हो गया। आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, आप इस सवाल को चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरे मेथड ज़रा देखिए, हमने इसको दो सारणिकों में तोड़ने वाला प्रॉपर्टी यूज करा दिया और आप चाहें तो उसको ना लगाएं, प्रॉपर्टी नंबर 8 वही जो आपने 8 नंबर ही जिसको हमने कहा था कि वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार आप उससे भी कर सकते हैं। ज़रा देखिए ना, C1 में से C2 घटाइए, तो C1 में से C2 घटा दीजिए और C1 के स्थान पर रखिए। तो अब घटाने का मतलब क्या है कि हम C2 में -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, घटाने के मतलब घटाइए तो इससे, ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई,
वही प्रॉपर्टी जिसको हमने कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 8वीं नंबर वाली प्रॉपर्टी, किसी रो में किसी कॉलम में मल्टीप्लाई करके आप दूसरे में जोड़ घटा सकते हैं, बार बार यूज होगा वो। तो घटाइए इसमें से ये, तो √3 कट जाएगा, √5 बचेगा यहाँ पर। इसमें से ये घटाइए तो √5 कटेगा, √7 बचेगा। इसमें से ये घटाइए, √7 कटेगा, √9 बचेगा। सिर्फ C1 को चेंज करना है, C2 और C3 नो चेंज, √3 √5 √7, दूसरा कॉलम नो चेंज, तीसरा कॉलम नो चेंज। और ज़रा ऐसा करते ही आप देखिए तो क्या हो रहा है, देखिए C1 और C3 बराबर हो गए, C1 बराबर C3 हो गया, इस कारण से ये सारणिक की वैल्यू 0 हो गई। तो आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, अथवा ज़रूरी नहीं है कि 2 सारणिकों में आप तोड़ें, आप इस प्रॉपर्टी का यूज करके भी कर सकते हैं। बस आपको प्रॉपर्टी लगाना आना चाहिए बस, ठीक है। तो ये आपका 6वां नंबर सवाल हो गया, इसको हमने 2 मेथड से बता दिया। अब देखिए 7वां सवाल क्या कह रहा है। 7वें सवाल में एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू दिया हुआ है, ये 2 1 3, ज़रा देखिए तो 2 1 3 1 4 7 -1 -1 5 की वैल्यू दिया है 41, और आपसे कह रहा है कि तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए। किसकी निकालना, ज़रा देखिए तो 4 2 6 3 12 21 5 -5 और 25, कह रहा है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए। ये सवाल नंबर 7 की बात हो रही है, कह रही इसकी वैल्यू निकालिए। तो ज़रा बताइए आप, क्या इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसका देना ज़रूरी था क्या? ये जो कह रहा है कि इसका मान 41 है, अगर ये ना दिया होता तो क्या हम इसका मान नहीं निकाल पाते क्या? बात समझिए आप, मान तो आप इसका निकाल सकते हैं, मान निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के सापेक्ष प्रसार करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं, और जो वैल्यू आएगी, वो जो मान आएगा वो मान सही होगा। लेकिन जिन्होंने पेपर को सेट किया है वो ये नहीं चाहता कि आप इसका प्रसार करें। बात समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहा है? वो चाहता है कि आप इस बात का यूज करें कि इस सारणिक का मान 41 है। कह रहा है कि यदि इस सारणिक का मान 41 हो तो इसका मान निकालिए। वो ये चाहता है कि इसका मान निकालने के दौरान आपको ये सारणिक दिखे, अर्थात इसका यूज आप करें। आप सिर्फ मान निकाल देंगे, प्रसार करके नहीं मानेगा, वो कहेगा आपने इसको यूज किया ही नहीं, हम तो चाहते थे कि आप इसका यूज करें। तो कैसे इसका यूज करें, जरा देखिए तो R1 में देखिए 2 कॉमन मिल रहा है। R1 से आप अगर 2 कॉमन निकालिए, R1 से 2 कॉमन निकालिए, R1 से 2, तो यहाँ बचेगा 2 1 3, ठीक है। R2 से देखिए 3 कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, यहाँ बचेगा 1 4 7। R3 देखिए 5 कॉमन मिल रहा है, 5, तो यहाँ बचेगा 1 -1 और 5, ठीक है। आप सामने लिख सकते हैं, आप सामने लिख सकते हैं कि हमने क्या किया है, R1 से 2, R2 से 3 और R3 से 5, हमने ये सब क्या लिया है, कॉमन लिया है। और जैसे आपने ये कॉमन लिया, ज़रा देखिए तो क्या हो रहा है, ज़रा देखिए क्या हुआ। जिस सारणिक का मान दिया था 213, देखिए 213 147 147 1 -1 5, देखिए वो बन गया। और जैसे ये बना, आपको तो इसकी वैल्यू दिया ही है 2 × 3 × 5, और इसकी वैल्यू 41 दिया है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिए, जो आना होगा आंसर आ जाएगा। इस सारणिक का देखिए यूज भी हो गया। तो वो चाहता है कि ऐसे करिए, आप समझ गए होंगी मेरी बात। जो इसका आंसर आएगा आप प्रसार करके भी ला सकते थे, लेकिन आपको प्रसार नहीं करना है क्योंकि इस सारणिक का यूज नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो इस तरह से ये सवाल भी हो गया, 7वां सवाल भी हो गया। अब देखिए 8वां सवाल क्या कहता है। अब जरा देखिए तो 8वां सवाल अपना, देखिए हमने कहीं पर भी किसी को प्रसार नहीं किया है, सब विदाउट एक्सपेंशन कर रहे हैं, बिना प्रसार के। देखिए तो 8वां सवाल ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ लग रहा है।
यहाँ पर 8वें सवाल में देखिए काश 3 पाई बाई 10 और साइन 2 पाई बाई 10, इन दो एंगल यहाँ पर कोण दिख रहे हैं। एक 3 पाई बाई 10 दिख रहा है और एक 2 पाई बाई 10 दिख रहा है। ज़रा इस रेडियन को अगर हम एंगल में डिग्री में चेंज करें तो 3 पाई बाई 10 कितना होगा, 3 पाई बाई 10 यानी 54 डिग्री होगा। और ये कितना हो जाएगा, ज़रा देखिए तो 36 डिग्री हो जाएगा। 3 पाई बाई 10 का मतलब 54 और ये हो जाएगा 36, और दोनों को ऐड करें तो 90 हो रहा है। इसका मतलब 90 का फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है काश 3 पाई बाई 10, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ज़रा देखिए। सवाल को करने से पहले ये जो लिखा है काश 3 पाई बाई 10, काश 3 पाई बाई 10, तो इसको हम लिख सकते हैं काश 90, ये 8वां सवाल है, इधर लिख दे रहे हैं काश 90, और 3 पाई बाई 10 का मतलब होता है 54, तो 90 माइनस 36, अगर 90 में से आप 36 घटाएंगे तो 54 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 36 अर्थात 2 पाई बाई 10 लिख सकते हैं। देख लीजिए भाई, ये 90 है, ये 90, ये है कितना 36, तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा। आप वैसे हटा सकते हैं। तो काश 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 2 पाई बाई 10 यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर हम काश 3 पाई बाई 10 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, इसी को यूज करना है। इसके स्थान पे आप ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये जो साइन 3 बाई 10 लिखा हुआ है, थोड़ा इसकी वैल्यू भी निकाल लें हम, इसकी वैल्यू भी यहाँ निकाल लें। साइन 3 पाई बाई 10 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 3 पाई बाई 10 का मतलब 54, और फिर इसके स्थान पर क्या लिखते हैं हम 90 माइनस 36 का मतलब वही 2 पाई बाई 10। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा काश थीटा। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, बात समझिए, दो रिप्लेसमेंट करना है। काश 3 पाई बाई 10, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये काश 3 पाई बाई 10 अर्थात काश 54, काश 54 के स्थान पे आप लिख दीजिए साइन 36, साइन 2 पाई बाई 10। इसको चेंज कर दीजिए और इसको चेंज कर दीजिए, इन्हीं दोनों को चेंज कर दे बस। तो जो हमारा सवाल है इसका अगर हम LHS लें, देखिए सवाल नंबर 8, अगर हम ये RHS को मिटा दें और यहीं पे लिख दें LHS, तो देखिए स्टार्टिंग होने जा रही है। सवाल नंबर 8 का LHS हम ले लिए, इसको आप सामने कर सकते हैं। LHS जैसे हमने लिया, अब इसको आगे बढ़ाएं, इधर आ जाएं, इधर, तो देखिए पहला रो नो चेंज, सॉरी हाँ पहला रो नो चेंज, 1 3 पाई बाई 10 और 2 पाई बाई 10। ज़रा दूसरा रो देखिए, ये 0 है और काश 3 पाई बाई 10 का मान देखिए हमने निकाला साइन 2 पाई बाई 10 है, साइन 2 पाई बाई 10, और ये जो लिखा है इसको लिखा रहने दीजिए आप, साइन 2 पाई बाई 10। तीसरे रो में आइए 0, और ये जो लिखा है साइन 3 पाई बाई 10, देखिए कितना मान निकाला हमने, साइन 3 पाई बाई 10 की वैल्यू क्या निकाला, काश 2 पाई बाई 10। ये देखिए हमने लिख दिया काश 2 पाई बाई 10, और ये भी लिखा है काश 2 पाई बाई 10। अभी तो हमने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री यूज किया है, अभी यहाँ तक जो हमने सारी की कोई प्रॉपर्टी यूज किया ही नहीं, लेकिन अब यूज करेंगे भैया। ज़रा देखिए ध्यान से, R2 में कुछ कॉमन है क्या, R2 में साइन 2 पाई बाई 10 कॉमन, देखिए साइन 2 पाई बाई 10, साइन 2 पाई बाई 10, यहाँ पे 0 हो तो कुछ भी लिख दीजिए, 0 इंटू साइन 2 पाई बाई 10, तो साइन 2 पाई बाई 10 कॉमन है, तो यहाँ क्या बनेगा 0 1 1। ऐसे ही देखिए R3 में क्या कॉमन है, काश 2 पाई बाई 10 कॉमन है, तो यहाँ से आप काश 2 पाई बाई 10 भी कॉमन ले लीजिए, तो क्या बनेगा, पहला रो नो चेंज 3 पाई बाई 10 और ये 2 पाई बाई 10, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 0 1 1, और ये भी हो जाएगा 0 1 1। आपने क्या किया, आप साइड में लिख दीजिए, आपने क्या किया है, R2 से साइन 2 पाई बाई 10 और R3 से काश 2 पाई बाई 10 उभयनिष्ठ यानी कॉमन लिया है, सामने लिख दिया हमने। और जैसे आपने ये काम किया, ज़रा पहचानिए तो आपने क्या किया,
आपने देखा R2 और R3 को बराबर ला दिया, R2 और R3 आपने बराबर ला दिया, और जैसे दो रो बराबर होते हैं, जैसे दो कॉलम बराबर होते हैं, जैसे दो रो बराबर होते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है। क्यों? सामने कारण लिख दीजिएगा, आपने R2 बराबर R3 ला दिया है, आपने R2 बराबर R3 ला दिया है, तो इस कारण से मल्टीप्लाइड बाय 0 एनीथिंग 0 हो जाएगा। तो देखिए इसका मान हमने ला दिया, कोई प्रसार कहीं नहीं किया, पहले थोड़ा सा त्रिकोणमिति यूज किया है, और फिर कॉमन लाने वाली प्रॉपर्टी। कॉमन वाली प्रॉपर्टी देखिए लगभग हर बार यूज हो रहा है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जो कॉमन होता है उसको आप बाहर निकाल लेते हैं। तो कॉमन वाली प्रॉपर्टी और जो 8वीं नंबर वाली प्रॉपर्टी है जोड़ना घटाना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए 8वां सवाल हो गया। अब एक सवाल देखिए और लिखा है, 9th नंबर का सवाल है, इस पे बात करें हम। देखिए क्या है ये 9th नंबर, थोड़ा 9th वाले का थोड़ा स्ट्रक्चर पहचानिए। ये जो सारणिक है ये किस मैट्रिक्स से बनी होगी, अगर आप पहचाने तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर इसमें मैट्रिक्स का फॉर्म बना दें तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बना ये डिटर्मिनेंट है। चलिए इसके फैल हमें इसको 0 के बराबर लाना है, तो हम ये इसका LHS ले रहे हैं, ये LHS। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसके R1 में A कॉमन है, R2 में देखिए B कॉमन है, R3 में देखिए C कॉमन है। ठीक है, R1 से A, R2 से B, R3 से C उभयनिष्ठ कॉमन लीजिए तुरंत। जैसे ही आप R1 से A कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बनेगा A, B और यहाँ C। R2 से आप B कॉमन निकालिए, B, तो यहाँ पे A बचेगा, यहाँ पर एक B बचेगा, यहाँ पर एक C बचेगा। इससे C कॉमन निकालिए तो यहाँ पर A बचेगा, यहाँ पर C कॉमन निकाल रहे हैं तो B बचेगा, एक C बचेगा यहाँ से। ठीक है, आपने R1 से A कॉमन निकाला, R2 से B, R3 से C। जैसे आपने ये किया, ज़रा देखिए तो क्या हो रहा है। कुछ हुआ क्या? बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया। पहचानिए, तीनों रो इसके बराबर हो गए, इसके तीनों रो बराबर हो गए, और दो रो अगर बराबर हो जाए तो वहीं पर हम सारणिक का मान 0 बोल देते हैं। यहाँ पे तो तीनों रो बराबर हो गए, तो इस सारणिक की वैल्यू 0 हो गई। क्यों? क्योंकि इसके तीनों रो बराबर होगा, और हम जानते हैं कि कोई दो रो बराबर हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है। देखिए इसका मान 0 हो गया। बात समझ में आया? तो इस डिटर्मिनेंट का मान 0 साबित कर दिया हमने। और एक बात याद रखिएगा, ये कौन सा किस मैट्रिक्स से बनी डिटर्मिनेंट है? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स से है। अभी हम आपको एक अगला सवाल बताने वाले हैं, वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी, लेकिन उसका मान 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे सवाल हो गए। अब हम कुछ बड़े सवाल लेने जा रहे हैं। ठीक है, अब कुछ बड़े सवाल देखते हैं। तो ये 3 सवाल हमने आपके सामने लिखा। पहला सवाल जरा देखिए। अच्छा, इस पहले सवाल को थोड़ा सा पहचानने का प्रयास करिए। अभी इससे पहले जो हमने बताया था आपको बिना एक्सपेंशन वाले सवाल, तो उसमें ज़रा सवाल नंबर 9 को देखिए। तो 9 को और इसको ज़रा गौर करिए, सिर्फ माइनस का फ़र्क है। वहाँ पे क्या था, ये अगर हम माइनस मिटा दें, ये तीनों माइनस, तो देखिए वही 9th सवाल बन गया। आप देख सकते हैं यही सेम टू सेम सवाल था, और उसकी वैल्यू यहाँ पे कितना लाना था? 0 लाना था। 9th सवाल आपका यही था। और जैसे आपने यहाँ पर, और देखिए ये सवाल था, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बनी सारणिक है। ये मुख्य विकर्ण कुछ भी लिखें, और ये एलिमेंट ये देखिए सेम है, ये इसके सेम है, ये इसके सेम है, तो वहाँ पे ये 0 आ गया। और अगर यहाँ पर हम माइनस बना दे रहे हैं तो देखिए फिर भी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स से ही बनी सारणिक है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स से ही बनी सारणिक अब भी ये है, लेकिन अब की बार इसका मान इतना प्रूफ करना है। तो आप सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर ये जो हम बताने जा रहे हैं, अब इन दोनों को देखें तो दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स
से बनी सारणिक है, वहाँ पे 0 आया है, यहाँ पे कुछ और आने वाला है। इसका मतलब आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बनी सारणिक का मान 0 हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने क्या लिखवाया था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बनी सारणिक का मान हमेशा 0 होता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक से बनी सारणिक का मान तो हमेशा 0 होता है, लेकिन सिमेट्रिक का 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। 0 हुआ सवाल नंबर 9 में और 0 नहीं है, देखिए इस सवाल में प्रूफ करने जा रहे हैं। तो हम LHS ले लें, देखिए LHS लेने जा रहे हैं, ये हमने LHS ले लिया। अब देखिए जो आपने वहाँ पे किया तो वही काम यहाँ पे करिए। R1 से A, R2 से B, R2 से B और R3 से C आप उभयनिष्ठ लीजिए। आप सवाल नंबर 9 में भी लिए थे, यहाँ भी ले लीजिए। देखिए तो आप A B C जब कॉमन ले लिए तो यहाँ बनेगा -A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ से B कॉमन लिए तो A, यहाँ पर -B एक बचेगा, यहाँ पर C बचेगा, यहाँ से C कॉमन लिए तो A बचा, यहाँ पर B बचा और यहाँ पर -C बचा। ये हुआ। अब देखिए वहाँ पर तो ये माइनस नहीं था, तो तीनों रो बराबर हो गए थे, तो तुरंत हमने 0 बोल दिया था, काम खत्म हो गया था उसका। लेकिन अब देखिए यहाँ पे कोई रो बराबर थोड़ी है, अब इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और देखिए हम क्या करेंगे इसमें, अगर आप पहचाने तो ये -A है, ये +A है, ये -B है, ये +B है। अगर हम R1 और R2 को जोड़ दें, अगर हम R1 और R2 को जोड़ दें और किसके स्थान पर रखें, R1 के स्थान पर। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, जैसे हम ऐसे लिखते हैं कि R1 बिकम्स R1 + R2, यानी यहाँ पर हम बता रहे हैं कि R1 को चेंज करने जा रहे हैं, R1 के स्थान पर इतना लिख रहे हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ R1 + R2 ही लिख दें, हो सकता है इसको लिखना भूल जाएं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो पहले स्थान पर रहेगा हम उसी को चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा R1 + R2, तो R1 + R2 करेंगे और किसके स्थान पे लिखेंगे, R1 के स्थान पर। ठीक, ये भी एक नोटेशन होता है। तो ज़रा देखिए दोनों को जोड़िए, तो R1 ये R2 ये जोड़िए और जोड़ के कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे, R1 के स्थान पर। तो जोड़िए, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये 2C हो जाएगा। और R2 + R3 भी कर लीजिए, R2 + R3 भी करिए, तो ये A + A हो जाएगा 2A, ये -B + B 0 और ये हो जाएगा 0 और R3 नो चेंज। हमने क्या किया, R1 + R2 किया और किसके स्थान पे लिखा, R1 के स्थान पर। R2 + R3 किया, कहाँ लिखा, R2 के स्थान पे लिखा। और अब ज़रा देखिए तो आपने कुछ बहुत अच्छा पहचाना होगा। क्या पहचाना, ज़रा देखिए। आपने देखा कि R1 में 2 0 आ गए, R2 में भी 2 0 है, तो 2 0 अगर आ गए तो बहुत अच्छी बात है, आप उसी के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। तो हम R1 के सापेक्ष प्रसार करें, देखिए R1 के सापेक्ष प्रसार करने जा रहे हैं। तो ये ABC लिखा ही है। अब यहाँ प्रसार करेंगे तो देखिए पहला 0 है। अब 0 के कोफैक्टर को लिखने कोई मतलब नहीं है, तो मत लिखिए। और ये -0, ये भी, इसके भी लिखने कोई मतलब नहीं है। और +2C इसका आप लिखिए, ये कॉलम जाएगा, ये रो। और जब मल्टीप्लाई करेंगे 2A × B, 2AB हो जाएगा, 2AB -A × 0 0 हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, हमने R1 के सापेक्ष प्रसार किया है, R1 के सापेक्ष प्रसार किया हमने। अब ज़रा देखिए तो ये ABC है, ये पूरा 0, ये कितना जाएगा, 2 × 2 4, 4ABC अंदर आ रहा है, 4ABC अंदर आ रहा है। और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4A × A, B × B, C × C, A² B² C² आ गया। ज़रा देखिए हमने क्या किया, पहले ABC कॉमन लिया, एक से A, एक से B, एक से C, और उसके बाद R1 + R2 किया और R2 + R3 किया। जैसे आप ये करें तो पहले R1 में भी 2 0 मिल गए, R2 में भी 2 0 मिल गए। चाहे आप R1 के सापेक्ष प्रसार कर लीजिए, चाहे R2 के सापेक्ष प्रसार कर लीजिए, तुरंत आंसर आ गया। ठीक है, तो सवाल नंबर 9 और इसके माध्यम से हमने जो बताया उसको थोड़ा हम लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से ही संबंधित है, तो ये जो बीच बीच में बातें मिलती रहे इसको आप नोट करते रहें। डिटर्मिनेंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स
मे आर नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसे लिखें, मे बी जीरो आर नॉट, यानी जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। 9 में देखिए आप जीरो हो गया, इसमें जीरो नहीं मिला। और जो उसको बताए थे डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज जीरो, इसको हम लास्ट टर्न पे लिखवाए थे। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में एक अंतर भी पा गए आप कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होती है और सिमेट्रिक का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब ज़रा देखिए तो सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है। सवाल नंबर 2, इसकी वैल्यू प्रूफ करना है 4abc के बराबर। फर्स्ट कॉलम क्या, a प्लस b। अब देखिए हम ऐसे सवाल बता रहे हैं कि आपको प्रॉपर्टी तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन लास्ट में प्रसार भी करना पड़ेगा। एक बात ये समझ लीजिए कि बिना प्रसार किए आप जीरो ला सकते हैं बस। अगर किसी जैसे जीरो के बराबर लाना है तो एक प्रॉपर्टी 4 होती है, एक प्रॉपर्टी 5 होती है और एक प्रॉपर्टी 1 होती है। 1 क्या होता है कि अगर कोई रो कम्प्लीटली जीरो हो तो प्रसार मत करिए, तुरंत जीरो मान मिल जाएगा उसका। 4 में कोई 2 रो बराबर हो तो जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर जीरो के अलावा कोई नंबर लाना है तो आपको तो प्रसार करना ही पड़ेगा ना लास्ट में। बिना प्रसार किए तो वो संख्या मिलेगी नहीं। शुरू में आप प्रॉपर्टी लगा लीजिए, लेकिन लास्ट में आपको प्रसार करना ही पड़ेगा। जैसे यही सवाल है, आपको 4abc लाना है तो बिना प्रसार के तो ये नंबर आएगा नहीं। बिना प्रसार के बस जीरो आ सकता है बस, जो कि अभी हमने 1 से लेकर 9 तक सवाल किए थे। ठीक है, अब ज़रा देखिए क्या करेंगे इसमें हम। ये देखिए a प्लस बी लिखा है और ऊपर a है, ऊपर नीचे b है। तो इसमें हम क्या करेंगे, R2 में से हम R1 भी घटा दें और R3 भी घटा दें तो देखिए यहाँ पर जीरो मिल जाएगा। क्या करने जा रहे हैं हम, R2 के स्थान पर R2 माइनस R1 माइनस R2, सॉरी R3, ये R3 हम क्या करेंगे, हम अधिक से अधिक जीरो बनाने का प्रयास करें। जितना जीरो बन जाए उतना काम हो जाता है आसानी से। ठीक है, ज़रा देखिए हम क्या करेंगे। जो है जब हम यहाँ पे जीरो बन जाएगा ना, इसमें से a घटाएंगे तो a घट जाएगा, b घटाएंगे तो b घट जाएगा। तो R2 को चेंज करने जा रहे हैं, R1 और R3 नो चेंज। ये a लिखा है, ये c लिखा है, ये a प्लस c लिखा है और R3 भी देखिए नो चेंज है, सिर्फ R2 को चेंज करना है। तो इसको पहले सेम टू सेम लिख लें और R2 को चेंज करें। कैसे, इसमें से ये भी घटाइए, ये भी घटाइए, तो a प्लस बी माइनस a माइनस बी आप साइड में लिख के घटा सकते हैं तो ये जीरो आ जाएगा। इसमें से घटाइए b माइनस सी और माइनस b माइनस सी लिख लीजिए। आपको दिक्कत हो तो R2 माइनस R1 माइनस R3, इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। देखिए c से c, सॉरी b से b कट रहा है और c माइनस सी हो जाएगा, माइनस 2c हो जा रहा है। और इसमें से ये घटाइए तो आप साइड में घटा सकते हैं, R2 माइनस R1 माइनस करिए तो हो जाएगा माइनस a माइनस सी और माइनस R3 माइनस सी। यहाँ पे देखिए a कट रहा है, देखिए ये भी आपका माइनस 2c हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, R2 में से R1 घटाया और R3। आप ये भी कर सकते थे कि माइनस कॉमन ले लीजिए तो R1 प्लस R3, यानी R1 और R3 को जोड़ के तब R2 में से घटा दीजिए, आप वो भी कर सकते थे। ये कौन सी प्रॉपर्टी, वही 8वीं नंबर वाली प्रॉपर्टी है। अब देखिए इसमें हम क्या करें, अगर इन दोनों को देखिए दोनों सेम हैं, ये दोनों सेम है ना, अगर आप C2 में से C3 घटा दीजिए तो एक जीरो और मिल जाएगा। और किसी रो किसी कॉलम में एक जीरो देखिए पहले से है, एक जीरो और मिल जाएगा तो बहुत है इतना जो है। तो अगला हम क्या करेंगे, C2 में से C3 घटाइए और कहाँ रखिए, C2 के स्थान पर, जो पहले है उसी का स्थान पर रख देते हैं। तो देखिए क्या होने वाला है, तो C1 हमारा नो चेंज रहेगा, C1 नो चेंज रहेगा और C2 में से C3 घटाएंगे तो C1 नो चेंज, A0 B और C3 भी देखिए नो चेंज है। C3 भी हम लिख ले ऐसे ही, C3 लिख लीजिए आप, जो ना चेंज हो उसको आप लिख लीजिए तो कन्फ्यूजन नहीं रहता है। और C2 चेंज होगा, और कैसे, C2 में से C3 घटाइए, ये C2 है ये C3, ज़रा घटाइए तो इसमें से ये घटाइए तो C माइनस A माइनस C कट जाएगा तो माइनस A बचेगा, ये हमने माइनस A लिख दिया। इसमें से ये घटाइए, सेम क्वांटिटी है, जीरो आ जाएगा। इसमें से ये घटाइए, C कट जाएगा, B बचेगा। और जैसे आपने ये किया, कितना सुंदर डिटर्मिनेंट दिख गई। आप पहचान गए होंगे क्या सुंदर हमने बोला यहाँ पे,
क्या ऐसा दिखा जिसको आप बोल दिए कि बहुत सुंदर दिखने लगा। यहाँ पर ये है, ज़रा देखिए ना, ये दूसरे वाले रो के 2 एलिमेंट 0 हो गए। और जब कभी भी किसी रो या किसी कॉलम के 2 एलिमेंट 0 हो जाए ना, तुरंत आप उसी के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, ठीक है ना भाई। 3 0 होने का मतलब फिर प्रसार करना ही नहीं है, कंप्लीटली 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम हम 2 0 अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। तो R2 में 2 0 मिल गए ना, तो R2 के सापेक्ष आप तुरंत प्रसार कर दीजिए R2। और R2 का चिन्ह आपको पता होना चाहिए, प्लस माइनस। तो इसका चिन्ह यह है माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, वही मान निकालने वाला। तो जब ये 0 है तो -0, और 0 के लिए को फैक्टर लिखो या ना लिखो कोई मतलब का नहीं है। या इसके लिए प्लस 0 आ गया तो फिर को फैक्टर लिखो या ना लिखो। और ये है, इसके लिए देखिए चिन्ह माइनस, ये फार्मूले वाला, और फिर ये -2c, और इसका को फैक्टर तो लिखना पड़ेगा। ये रो जाएगी, ये कॉलम, तो a माइनस ए और b। ये अब ये तो पूरा 0 ही है, इधर कोई मतलब नहीं है। माइनस माइनस प्लस 2c, और ये कितना होगा AB माइनस फार्मूला वाला ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस AB। तो देखिए कितना हो गया 2AB, तो 2c इंटू 2AB, यानी देखिए 4ABC आ गया, प्रूफ हो गया। तो ये सवाल इम्पोर्टेंट है। क्या किया था हमने, सबसे पहले R2 में से R1 घटाया और R3 घटाया, जिससे यहाँ पर 0 बन गया था। और जब ये मिला था तो फिर C2 में से C3 घटाया तो एक 0 और मिल गया। और जैसे ही 2 0 मिले तुरंत हमने R2 के सापेक्ष प्रसार कर दिया, ठीक है। ये सवाल हो गया। अब देखिए जो सवाल नंबर 3 है, ज़रा तीसरे सवाल को हम देखें तो तीसरा और दूसरे में कुछ संबंध है। तीसरा सवाल ये आप देख रहे हैं, इसको प्रूफ करना है 4a² b² c² के बराबर। तो हम यहीं पे तीसरे सवाल में ही यहीं पे हम LHS ले रहे हैं, ताकि हमें दोबारा ना लिखना पड़े। ये तीसरा का LHS हमने ले लिया। अब देखिए करना क्या है आपको, देखिए C1 में देखिए a कॉमन है क्या, ये a² + ab लिखा है ना, a² + ab। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a कॉमन निकाल के a + b बना सकते हैं ना। तो देखिए a कॉमन है, तो यहाँ पर देखिए a मिल रहा है, यहाँ पर भी है। अगर आप C1 से, इसके बाद देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, C1 से अगर आप a कॉमन निकालें तो यहाँ बचेगा a, और यहाँ बचेगा a + b, और यहाँ बचेगा b, और ये a हमने बाहर कर लिया है। इसी प्रकार C2 में ज़रा देखिए b कॉमन है, ये देखिए b है, ये b है, और यहाँ पर भी b अगर बाहर आप निकालें तो b + c अंदर बच जाएगा। तो अगर हम C2 से b कॉमन निकालें तो यहाँ बचेगा c, और यहाँ बचेगा b, और यहाँ बचेगा b + c। और C3 में ज़रा देखिए, इसमें C कॉमन है, देखिए C यहाँ पर भी है, C यहाँ पर भी है, और यहाँ पर देखिए C अगर कॉमन निकालेंगे C अकेले आ जाएगा। तो C3 से देखिए C कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ कितना बचेगा a + c बचेगा, a + c बचेगा। और यहाँ पर C अगर बाहर चला गया तो a बचेगा, और यहाँ C बाहर चला गया तो एक C बचेगा। हमने क्या किया है, हमने सामने चाहे हम लिख दें, हमने ये किया है कि C1 से a, C2 से B और C3 से C उभयनिष्ठ लिया है, उभयनिष्ठ लिया है। सवाल नंबर 3 की बात हो रही है। और ज़रा देखिए तो भैया, जैसे आपने ये काम किया, इस सारणिक को देखिए तो यही सवाल नंबर 2 वाली सारणिक बनी कि नहीं बनी। सवाल नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 बना कि नहीं बना। और जैसे इसको आप आगे बढ़ाए थे, एकदम सेम टू सेम आगे बढ़ा लीजिएगा, सेम टू सेम वही आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आया था, आप आगे बढ़ाएंगे तो 4abc आएगा। और ये देखिए abc पहले से लिखा हुआ है, तो कितना आ जाएगा 4a² b² c² हो जाएगा। अभी हम सवाल नंबर 2 बताए थे ना, देखिए ये सवाल हो गया है। अब एक सवाल हम आपको और बता दें लास्ट, और फिर यहीं पे क्लास को ख़त्म करेंगे जो है, ठीक है। एक लास्ट वाला बताएं, चौथा सवाल, और इसको आपको प्रूफ करना है a + b + c का होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होगा, ये 4th, ये लास्ट सवाल हमारा होगा। ज़रा देखिए तो ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है। तो हम इसका LHS चलिए शुरुआत कर लेते हैं। इसको RHS को मिटा दें तो हमको ये LHS मिल गया है। क्या लाना है आपको पता है, a + b + c का होल क्यूब। देखिए क्या करेंगे इसमें हम, आप
ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तीनों को जोड़ दीजिए। ये करिए ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों जोड़ दीजिए और उसको R1 के स्थान पे रख दीजिए। ऐसा करने से कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। ज़रा जोड़ के देखिए, अगर आप इन तीनों को जोड़ रहे हैं तो देखिए ये -2b, ये +2b, तो एक b हो जाएगा, और -c और 2c एक c। तो इन तीनों को चाहे आप साइड में जोड़ लीजिए, एक शुरुआत कर लीजिए, a -b -c और +2b +2c। तो जोड़ के देखिए a -b +2b, b हो जाएगा -c +2c, c, a + b + c आ रहा है। तो ये हमने लिख दिया a + b + c, कहाँ रखना, R1 के स्थान पर। इन तीनों को जोड़ लीजिए, वही आएगा a + b + c। इन तीनों को जोड़ लीजिए, वही आएगा a + b + c। ज़रा देखिए ना, और बाकी R2 और R3 नो चेंज, b - c - a, और ये 2b ये हो जाएगा 2c, 2c और c - a - b। देखिए तो क्या हुआ, ये जो प्रॉपर्टी आपने लगाया तो इसको लगाने से कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो देखिए ना, पहले रो के तीनों एलिमेंट बराबर हो गए, और जब पहले रो के तीनों एलिमेंट बराबर हो गए तो उसको कॉमन नहीं ले सकते। देखिए ना, यहाँ पर a + b + c कॉमन हो रहा है, ये कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 1 1 बचेगा, 1 1 1 बचेगा। R2 और R3 नो चेंज, 2b, b - c - a, 2b, 2c 2c, और ये क्या, c - a - b। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने नीचे लिख दिया, ये R1 से हमने क्या किया, a + b + c कॉमन लिया, उभयनिष्ठ। कॉमन वाली प्रॉपर्टी देखिए बहुत यूज होती है। अब देखिए क्या करना है आपको, बात समझिए। a + b + c 3 बार चाहिए, भी एक बार बाहर आया है। अब इस सवाल के माध्यम से हम आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ समझाने जा रहे हैं, आगे और यूज होगा। जब कभी किसी रो में, किसी रो का तीनों एलिमेंट 1 1 1 हो जाए, या किसी कॉलम के तीनों एलिमेंट 1 1 हो जाएं, तो थोड़ा वहाँ आप समझिए कि कुछ इम्पोर्टेंट मिलने वाला है। क्या हमने बोला, किसी रो के तीनों एलिमेंट 1 1 1 हो जाए, या किसी कॉलम के तीनों एलिमेंट 1 1 1 हो जाए, तो वहाँ आपको समझना चाहिए कुछ इम्पोर्टेंट दिख गया हमें। और क्या दिखा, जरा देखिए, अगर ये रो में है तो आप वहाँ पे तुरंत c1 - c2 और c2 - c3 लगा दीजिए। रो के तीनों एलिमेंट 1 दिख जाएं तो c1 - c2, c2 - c3 लगा दीजिए। और अगर कॉलम के तीनों एलिमेंट 1 1 दिख जाएं तो R1 - R2 और R2 - R3 लगा दीजिए। ऐसा करने से उस रो के 2 एलिमेंट, अर्थात उस कॉलम के 2 एलिमेंट 0 हो जाएंगे, और जैसे 2 0 मिला तुरंत उसके सापेक्ष प्रसार कर देंगे हम। यहाँ पे देखिए ना, R1 ये पंक्ति रो है, इसके तीनों एलिमेंट 0 हैं, तो अगर रो में हमने बोला कि तीनों एलिमेंट 0 है तो क्या लगा, ये c1 - c2, c2 - c3, और अगर कॉलम में हो तो R1 - R2, R2 - R3। तो ऐसा करने से ज़रा देखिए बहुत अच्छी बात मिलेगी, c1 - c2 करिए और c2 - c3 करिए। जब ये करेंगे तो c1 के स्थान पे लिखेंगे, ये करेंगे तो c2 के स्थान पे लिखेंगे। ठीक है, a + b + c बाहर लिखा ही है। कौन कौन चेंज होने जा रहा है, c1 और c2, तो c3 नो चेंज रहेगा, तो c3 को हम लिख ले जैसे लिखा है, 1 2b और c - a - b। अब ज़रा घटाइए, बहुत केयरफुली घटाइएगा, ये c1 है, ये c2, घटाइए, 1 - 1 0, इसमें से ये घटा लीजिए। डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, साइड में घटा लीजिए, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, a + b + c आएगा, इसमें से ये घटाइए, सेम टू सेम है, 0 आ जाएगा। अब c2 से c3 घटाइए, c2 है, ये c3 है, 1 - 1 0 आ गया, इसमें से ये घटा लीजिए। आप डायरेक्ट घटाइए, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप घटा सकते हैं, इतना आ जाएगा, a + b + c, माइनस में आएगा, माइनस कॉमन ले लिया, इसमें से ये घटाइए, इसमें से ये घटाइए, फिर वही आएगा -a + b + c, इतना आएगा। अब सम कर सकते हैं, नहीं ये प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा, ये पूरा प्लस में ही आ रहा है, 2c - c, ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, सही है। तो ये आ जाएगा ऐसा करने से। और जैसे आपने किया, देखिए फिर वेरी इंपॉर्टेंट बात दिख गई। क्या दिख गया, क्या दिख गया,
देखिए R1 में 2 एलिमेंट 0 हो गए, और जैसे 2 एलिमेंट 0 हुए तुरंत आप R1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए और एकदम से खुश हो जाएंगे। अभी R1 के सापेक्ष प्रसार करिए तो a प्लस बी प्लस सी है ही है। देखिए ये 2 0 लिखे हैं तो इनको लिखने कोई मतलब नहीं, 0 माने 0, बस ये 1 वाला देखिए, ये कॉलम जाएगी ये रो, तो दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई होगा, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 0 इंटू दिस 0, ये हमने प्रसार कर दिया है। अब देखिए क्या आ गया, ये स्क्वायर वो 0, तो अंदर यही आएगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, यानी ओवरऑल देखिए क्यूब बन गया। इस तरह से ये सवाल भी हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल ये है, जितना हमने लास्ट के 4 सवाल बताए। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे भी हम और अच्छे सवाल लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।